अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सल्फिया एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक आर्थिक विकास की समझ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को विकास के नाम से भी जानते हैं और विकास को हम बढ़त जैसे नाम से भी जानते हैं। आसान शब्दों में हम इसे बढ़त कह देते हैं। तो वो विकास एक वादा करता है। पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आता है, विकास क्या वादा करता है। तो विकास एक वादा करता है कि अलग अलग लोग, अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग लोगों के पास विकास के अलग अलग अर्थ या अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं। जैसे कि लिए उदाहरण के लिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं समृद्ध किसानों से भिन्न है। अब जैसे कि कोई भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, वो चाहता है कि उसको बस ज़मीन का एक टुकड़ा मिल जाए। क्या मिल जाए? बस उसको एक ज़मीन का टुकड़ा। जबकि समृद्ध किसान के लिए, अब समृद्ध किसान के पास तो ज़मीन पेगी, लेकिन वो क्या चाहता है, उसकी ज़मीन में और क्या हो जाए, बढ़त हो जाए, ताकि उसका क्या बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, ताकि उसका क्या बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए। किसी एक के लिए जो विकास है, शायद वह दूसरे के लिए विकास ना हो, और ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, और यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, उसे हानि भी पहुँचा सकता है। उदाहरणार्थ किसी बड़े बांध का निर्माण, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं किसी बड़े बांध का निर्माण। अब यदि देख लीजिए कि किसी बड़े बांध का निर्माण होता है तो इससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि नौका चालन, मछली पालन, जल विद्युत उत्पन्न होना। तो ये बहुत सारे काम होंगे, तो ये सीधी सी बात है, विकास हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंच रहा है इससे। लेकिन बांध बनने से जिस क्षेत्र में जल ज़्यादा भर चुका है, तो उस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे, उन लोगों को अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए क्या विकास है? नहीं, ये उनके लिए विकास नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी दो व्यक्ति या समूह परस्पर विरोधी चीजों की तलाश कर सकते हैं। आय एवं अन्य लक्ष्य। अब दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है विकास पाठ में से, आय एवं अन्य लक्ष्य। तो विकास का लक्ष्य न केवल बेहतर आय के बारे में है, बल्कि जीवन में दूसरों के प्रति समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी है। यानी विकास सिर्फ बेहतर आय के ही बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी है। पैसा केवल एक ऐसा कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे, कि पैसा एक ऐसा कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता गैर भौतिक चीज़ों पर भी निर्भर करती है, लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता कुछ गैर भौतिक चीज़ों पर भी निर्भर करती है। उदाहरणार्थ मित्रता, जैसे कि मित्रता, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन वे हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आसानी से नहीं मापा जा सकता, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखती हैं। इन्हें अक्सर लोगों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए निकट व दूर स्थान पर नौकरी करना। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो है राष्ट्रीय विकास। व्यक्तिगत विकास की तरह राष्ट्रीय विकास को भी अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब व्यक्तिगत विकास को जैसे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ऐसे ही राष्ट्रीय विकास को भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय विकास के संबंध में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं विचार हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो राष्ट्रीय विकास के संबंध में भी अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग धारणाएं हो सकती है। अब जो चौथा पॉइंट है वो हमारे ये है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें। तो विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम किस प्रकार से करेंगे कि देशों या राज्यों की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। अब देशों या राज्यों की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी आय को ही गणना करेंगे, उसकी आय की ही गणना करेंगे, जबकि ये महत्वपूर्ण कारक नहीं है। अधिक आय वाले देश कम आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं, और ये लाइन भी लोगों के द्वारा सोची जाती है कि अधिक आय वाले देश कम आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। किसी देश की कुल आय या उस देश के सभी निवासियों की आय होती है, और क्या होती है, किसी देश की कुल आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। लेकिन इसका उपयोग तुलना के लिए नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, और विभिन्न देशों की क्या होती है, जनसंख्या अलग अलग होती है, इसीलिए उसकी कुल
कुल आय को उसकी जनसंख्या की आय नहीं माना जा सकता है। तो देशों की तुलना के लिए हम क्या करें, तो देशों की तुलना के लिए हम औसत आय का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? औसत आय का इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? औसत आय। अब औसत आय की गणना हम किस प्रकार से करेंगे? तो औसत आय देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या है। तो औसत आय की हम गणना किस प्रकार से करेंगे? देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से जब हम विभाजित कर देंगे, यानी उसका भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी? हमारी औसत आय निकल कर आ जाएगी। तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, औसत आय का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इनटू 100। तो क्या होता है? कुल इनकम, पूरे देश का कुल पैसा, और उसका भाग देंगे हम किसमें? कुल जनसंख्या में। किसका भाग देंगे? कुल पैसे का, कुल आय का किसमें भाग देंगे हम? कुल जनसंख्या में, और गुणा कर देंगे 100 से। तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा औसत आय निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है विश्व विकास रिपोर्ट। तो हम विश्व विकास की रिपोर्ट देखते हैं कि ये क्या है? विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। तो इसको देखते हैं हम, ये क्या कहती है? विश्व विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक देशों को वर्गीकृत करने के लिए इस मापदंड का प्रयोग करती है। विश्व विकास रिपोर्ट क्या करती है? विश्व विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक क्या करती है? देशों को वर्गीकृत करने के लिए एक मापदंड का इस्तेमाल करती है। वो मापदंड क्या होता है कि 2019 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय, 2019 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 49,300 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष और उससे अधिक है, उन्हें समृद्ध या अमीर देश या फिर उच्च आय वाले देशों में गिना गया है। किसके द्वारा गिना गया है? विश्व बैंक के द्वारा। अब इसके बाद मतलब निम्न आय में कौन आएंगे? जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 अमेरिकी डॉलर या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाले देश कहा गया है। तो विश्व बैंक के द्वारा जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 49,300 अमेरिकी डॉलर है, उन देशों को तो समृद्ध या अमीर या उच्च आय वाले देश कहा गया है, और जिनकी आय 2,500 अमेरिकी डॉलर है, उन्हें गरीब देश कहा गया है। अब सवाल उठता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 6,700 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। तो ये कौन से स्थान पर आता है? मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में भारत आता है, बीच में आता है भारत। मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य छोटे देशों को छोड़कर अमीर देशों को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो इन देशों में कौन कौन से आते हैं? इन देशों में आता है नॉर्वे, अमेरिका और जापान आदि, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और आते हैं। तो यहां तक आ गया स्टूडेंट्स आपके समझ में। इसके बाद है औसत आय के मापदंड की सीमाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आमतौर पर यह कहा जाता है कि औसत आय जहां तुलना के लिए उपयोगी होती है, वहीं वह असमानताओं को भी छिपाती है। अब यदि हम औसत आय की गणना कर लेंगे तो वह असमानताओं को छुपा देगी कि लोगों के बारे में नहीं पता लगेगा हमको कि यहाँ के लोगों की असली हालत कैसी है। इस प्रकार यद्यपि औसत आय मापदंड तुलना के उद्देश्य से उपयोगी है, लेकिन इसकी अपनी क्या है? सीमाएं हैं। औसत आय की क्या है? अपनी सीमाएं हैं। मतलब इसे हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते कि इस देश के वास्तविक हालात कैसे हैं। ये हमें नहीं बताती कि ये आय लोगों के बीच किस प्रकार से वितरित है, और ये हमें ये भी नहीं बताते कि ये आय लोगों के बीच में किस प्रकार से वितरित है। अब इसके बाद में आय एवं अन्य मापदंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, तालिका 1.3, तालिका 1.3 को देखेंगे हम। राज्य यहाँ पे दे गए हरियाणा, केरल और बिहार। तो 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपयों में यहाँ पे बताई गई है। 2,36,147 हरियाणा की है, केरल की 2,04,105 केरल की है, और बिहार की 40,982 रुपये है। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, और बिहार क्या है? निचले स्थान पर है। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 40,982, इसलिए क्या है? सबसे निचले स्थान पर है। अतः इस दृष्टि से तीनों राज्यों में हरियाणा सर्वाधिक विकसित तथा बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। तो इस आधार पर तो हरियाणा तो सबसे विकसित माना जाएगा और बिहार सबसे निचले स्थान पर माना जाएगा। अब इसके बाद हम अन्य कारकों पर भी विचार करते हैं। तो ये हमारे सामने है तालिका 1.4। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। तो यहाँ पे राज्य में हरियाणा, केरल और बिहार का नाम दिया गया है।
ऊपर इसमें फिर इसके बाद बताया गया शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति 2018 की रिपोर्ट है। हरियाणा की तो 30 है, केरल की 7 है और बिहार की 32 है। हरियाणा की 30 है शिशु मृत्यु दर, केरल की 7 है और बिहार की 32 है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर? 1 वर्ष के अंदर मृत बच्चों की दर को, मृत बच्चों की दर को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष से अधिक आयु वाले साक्षर बच्चों की दर को साक्षरता दर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? साक्षरता दर क्या होती है? साक्षर कौन से बच्चे होते हैं? साक्षर कौन लोग होते हैं? साक्षरता होती है तो वे व्यक्ति जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं तथा थोड़ी बहुत गणितीय ज्ञान की योग्यता रखते हैं, वह साक्षर कहलाते हैं। तो साक्षरता दर हरियाणा की कितनी है? 80, केरल की कितनी है? 96 और बिहार की कितनी है? 71। जबकि हमने ऊपर देखा था सबसे जो ज्यादा अधिक आय थी वो किसकी थी? हरियाणा की थी, और सबसे कम आय किसकी थी? बिहार की थी। तो वैसे तो हरियाणा सबसे ऊपर था, परंतु यहाँ पर शिशु मृत्यु दर में देखेंगे तो केरल ज्यादा ऊपर है, साक्षरता दर में देखेंगे तो केरल ज्यादा ऊपर है, और निवल उपस्थिति अनुपात इसके अंदर भी क्या है? केरल ज्यादा ऊपर है। तो निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है कि 14 से 15 वर्ष, 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाते हो उसे हम क्या कहते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। तो इन सब के अंदर हम देखेंगे तो केरल ही सबसे ऊपर है। ये तालिका दर्शाती है कि केरल राज्य में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं, ये हमने देख लिया था। लेकिन हरियाणा में जन्म के 1 वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों का अनुपात 30 है और बिहार में 32 है। और साक्षरता दर भी केरल की अधिक है। वो इसलिए है क्योंकि केरल में साक्षरता पर और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। तो हमारी जेब में मौजूद पैसे से वे सभी वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती जिनकी हमें अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरत है। तो हमारी जेब में मौजूद पैसे से वे सभी वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती जिनकी जरूरत हमें अच्छी जिंदगी के लिए है। जैसे कि प्रदूषण मुक्त वातावरण, इसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जीवन की कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका, तो क्या बोला गया है यहाँ पे? जीवन की कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं को व्यक्तिगत छोड़कर सामूहिक रूप से प्रदान करना। कैसे प्रदान करना? व्यक्तिगत को छोड़कर सामूहिक रूप से प्रदान करना, यही इसका सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कि सुरक्षा, अब अगर हम देखेंगे कि किसी को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाएगी तो वह अच्छा तो मान लिया जाएगा, परंतु इसको सस्ता तरीका नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा और सस्ता क्या है? सामूहिक रूप से प्रदान करना। इसी प्रकार से शिक्षा भी। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। और केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल ज़्यादा है और शैक्षिक सुविधा और स्कूल भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर क्या है? पर्याप्त प्रावधान है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस भी कहते हैं, पीडीएस को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम भी कहते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? ये जो राशन की सुविधा होती है इसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही कहते हैं। ठीक है,
अतः ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। तो क्या होगा, जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छे से काम करेगी तो वहां पर क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा मानव विकास रिपोर्ट, जिसे हम HDI के नाम से जानते हैं। HDI को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, HDI की रिपोर्ट, जिसमें देशों की तुलना न केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है बल्कि लोगों के शैक्षिक स्तर और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर भी की जाती है। अब हमने पहले देखा था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम किसी की आय देखेंगे तो आय के आधार पर वो तो गणना कर रहे थे कि जिसकी आय ज्यादा है वह उच्च स्तर पर है, जिसकी आय कम है वो निचले स्तर पर है। जबकि UNDP के अनुसार क्या है, सिर्फ आय ही नहीं बल्कि यहाँ पर क्या देखा गया, लोगों का शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, इसके आधार पर भी लोगों की तुलना की जाती है, इसके आधार पर भी विकास की तुलना की जाती है। तालिका 1.6 वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे क्या दिखाया गया है, श्रीलंका। तो श्रीलंका में सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है, सकल राष्ट्रीय आय यानी किसी देश की कुल उत्पादित आय, इसे हम क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो सकल राष्ट्रीय आय श्रीलंका की हम देखेंगे भारत से ज्यादा है, भारत दूसरे स्थान पर है, इसके बाद म्यांमार है, इसके बाद पाकिस्तान है, इसके बाद नेपाल है और निचले स्तर पर यहाँ पे बांग्लादेश को दिखाया गया है। जन्म के समय संभावित आयु, जन्म के समय संभावित आयु यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल आयु को संभावित आयु कहा जाता है। तो जन्म के समय संभावित आयु, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि श्रीलंका ऊपर ही ऊपर है, इसके बाद हमारा भारत है, इसके बाद म्यांमार है, इसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है और इसके बाद बांग्लादेश है। तो इसके अलावा हम देखेंगे विद्यालय औसत आयु, यानी विद्यालय जाने वाले बच्चों की औसत आयु 25 वर्ष है उससे अधिक, तो जो बच्चे विद्यालय गए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रीलंका क्या है, 10.6 से फिर ऊपर है, भारत दूसरे स्थान पर है, वही म्यांमार तीसरे स्थान पर है, पाकिस्तान चौथे पे है, नेपाल 5वें पे है और बांग्लादेश 6ठे स्थान पर है। इसके बाद हम देखेंगे विश्व में मानव विकास सूचकांक, HDI का क्रमांक देखेंगे हम, तो इसके अंदर क्या है, श्रीलंका थोड़ा नीचे है, भारत क्या है इसके अंदर ऊपर है। ठीक है, तो तालिका से पता चलता है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर मामले में भारत से आगे है। और तालिका से हमें क्या पता चलता है, तालिका 1.6 से हमें ये पता चलता है कि हमारे पड़ोस का, हमारे पास का ही देश है भारत, हम जानते हैं हमारे पास का देश है, तो हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका, ठीक है, ये क्या है, भारत से बहुत आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में क्या है, नीचा क्रमांक है। तालिका ये भी दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाव्यता में क्या है, बेहतर है। और तालिका ये भी बताती है कि नेपाल और बांग्लादेश की क्या है, प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी क्या होता है, भारत से आयु संभाव्यता में ये दोनों देश क्या है, ऊपर है। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसे हम BMI के नाम से भी जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। BMI किसी व्यक्ति के पोषण स्तर की गणना करने की विधि है। और BMI क्या होता है, किसी व्यक्ति के पोषण स्तर की गणना करने की एक विधि है। और पोषण वैज्ञानिक, कौन, पोषण वैज्ञानिक इसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। BMI की गणना करने के लिए किसी व्यक्ति के शरीर का वजन किलोग्राम में मापा जाता है और उसकी ऊंचाई मीटर में मापी जाती है। BMI का यहाँ पे सूत्र बताया गया है, शरीर का वजन बटे ऊंचाई का वर्ग, जिसे हम कहेंगे वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा BMI निकल कर आ जाएगा।
अब इसके बाद निकल के आता है हमारा पॉइंट विकास की धारणीयता, मतलब विकास की क्या धारणा है लोगों के मन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि विकास का वर्तमान स्तर और ऊपर जाए। हम सभी यही चाहते हैं विकास आगे और ज़्यादा बढ़े, या कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बरकरार रखा जाए, या कम से कम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए इसे बरकरार रखा जाए। लेकिन वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि पानी और कच्चे तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे विभिन्न कारणों से विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर टिकाऊ नहीं है। और वैज्ञानिक क्या लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पानी और कच्चा तेल ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तो इनकी कमी लगातार आती जा रही है क्योंकि हम इनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। तो ये क्या नहीं होंगे, आगे एक समय ऐसा आ जाएगा जब हमें ये प्राप्त नहीं होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बात बताई गई है। इसके बाद हम देखेंगे विकास की स्थिरता तुलनात्मक रूप से ज्ञान का एक नया क्षेत्र है। और विकास की स्थिरता यानी विकास के बारे में अध्ययन करना आजकल क्या हो गया है, एक ज्ञान का नया क्षेत्र बन चुका है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। पर्यावरण क्षरण की समस्या अब क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक चिंता है, मतलब सबको इस पर चिंता करनी चाहिए। हमारा भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा भविष्य क्या है, एक साथ जुड़ा हुआ है। हमें हमेशा अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे विकास के क्या लक्ष्य हैं। आइए निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझें कि ऐसा क्यों है। तो हम देखेंगे भारत में भूजल। तो देखो स्टूडेंट्स, हाल के साक्ष्यों से पता चलता है कि देश के कई हिस्सों में भूजल के अत्यधिक उपयोग से गंभीर खतरा है। और हाल के साक्ष्यों से पता चला है कि भूजल के अत्यधिक दोहन होने से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा आ चुका है, एक समय बाद ये खत्म हो जाएगा। पिछले 20 वर्षों में लगभग 300 जिलों में जल स्तर 4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। और पिछले 20 वर्षों में क्या किया गया है, 300 जिलों में जल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। देश का लगभग 1/3 हिस्सा अपने भूजल भंडार का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। और देश का लगभग 1/3 हिस्सा क्या कर रहा है, अपने भूजल भंडार का अत्यधिक दोहन कर रहा है। यदि इस संसाधन का उपयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहता है और यदि ऐसा ही लगातार आगे चलता रहता है तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% हिस्सा ऐसा ही कर रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत। तो देखेंगे यहाँ पे, हालांकि नवीकरणीय स्रोतों की पूर्ति प्रकृति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन उनका क्या होता है, अत्यधिक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भूजल के मामले में यदि हम वर्षा द्वारा पूर्ण पूर्ति से अधिक का उपयोग करते हैं तो हम इसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नवीकरणीय स्रोतों की पूर्ति क्या होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, लेकिन उनका अत्यधिक उपयोग जब होता है तो वो क्या हो जाते हैं, उनका जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है। उदाहरण के लिए हमने भूजल को लिया, तो भूजल के मामले में यदि हम वर्षा द्वारा पुनः पूर्ति से अधिक का उपयोग करते हैं, यदि हम वर्षा के द्वारा जो पूर्ति होती है उससे यदि हम अधिक का उपयोग करते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा गैर नवीकरणीय स्रोत। तो गैर नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, ये वह स्रोत है जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे। जो क्या हो जाएंगे, वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे। हमारे पास पृथ्वी पर एक निश्चित भंडार है। अब ये वर्षों के बाद समाप्त इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। हमारे पास क्या है, पृथ्वी पर एक निश्चित भंडार है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। जिसकी क्या नहीं की जा सकती है, भरपाई नहीं की जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कच्चा तेल। तो कच्चे तेल के भंडार का खत्म होना, यहाँ पे भी एक तालिका आ चुकी है, तालिका 1.7। तो तालिका 1.7 कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार क्षेत्र, यहाँ पे देश का नाम बताया गया, मध्य पूर्व के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे विश्व को यहाँ पे बताया गया है। भंडार बताया गया 2017 के आधार पर 1000 मिलियन बैटल। 807 यहाँ पे बताया गया मध्य पूर्व के देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 है और विश्व में क्या है 1696.6 हजार मिलियन बैटल तेल वर्तमान समय में मौजूद है। भंडारों के चलने की अवधि, तो भंडारों के यहाँ पर कितने समय तक ये चलेंगे, तो यहाँ पर वर्ष बताए गए हैं कि मध्य पूर्व के जो भंडार हैं तेल के वो 70 वर्षों तक चलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के 10 वर्षों तक चलेंगे और विश्व के पूरा कब तक चलेंगे, 50.2 वर्षों तक चलेंगे।
तो ये तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुपात को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो भंडार कितने वर्ष चलेंगे। ये संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं और अलग अलग देशों की क्या है, अलग अलग स्थितियां हैं। ये भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे और ये पूरे भंडार है ना, ये कितने समय के अंदर समाप्त हो जाएंगे, पूरे विश्व के लिए 50 वर्षों के अंदर समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात दर्शाई गई है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से यही था, इसलिए हमने सिर्फ इतना ही पढ़ाया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे यही लाइनों का यहाँ पे बताया गया कि तालिका हमें बताती है कि यदि लोग वर्तमान दर पर कच्चे तेल का खनन जारी रखते हैं तो कितने वर्षों तक कच्चे तेल का भंडार खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए 50.2 वर्षों में। भारत जैसे देश विदेशों से, अब अपन के भी दिमाग में आएगी ना कि भारत तो तेल का आयात करता है अन्य देशों से, तो भारत जैसे देश विदेशों से तेल का आयात पर निर्भर है क्योंकि उनके पास खुद का पर्याप्त भंडार नहीं है, तो उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा आगे जाकर। अगर तेल के दाम बढ़ गए तो ये सभी पर बोझ बन जाएगा, और यदि तेल के दाम बढ़ गए तो ये सभी पर क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।